हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब ने प्रिपेयर भी कर लिया होगा कि है ना, प्लानिंग कर ली होगी कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है। डेट शीट आपने देख ही ली है। तो चलिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 11 और ये लास्ट लेक्चर है। ठीक, तो लास्ट लेक्चर होगा आज। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस की सीरीज़ जो आपके बोर्ड्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पूरी साइंस के। ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं रहेंगे, सिर्फ फिजिक्स के नहीं, सिर्फ बायो के नहीं, मतलब रैंडम क्वेश्चंस होंगे जिसमें तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। तो अगर आप वो सीरीज़ भी कंटिन्यू रखते हो, ठीक है, देखते हो, तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बोर्ड में अच्छे नंबर लेने के, क्योंकि वो क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और जिसने शेयर नहीं किया वीडियो वो भी शेयर कर लो। काफ़ी बच्चे शेयर कर रहे हैं और काफ़ी नहीं भी कर रहे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल पहला टॉपिक है हमारा। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का? C2H5OH, या किस तरीके से लिखा जाता है CH3CH2OH, जैसा भी आप लिखना चाहो। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल, देखो C2H5 ये एल्काइल ग्रुप है, और ये एल्काइल ग्रुप में कौन सा है? इथाइल, है ना। ये क्या है? इथाइल ग्रुप है। और OH फंक्शनल ग्रुप किसके लिए आता है? अल्कोहल के लिए। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा, इसका कोई कलर ही नहीं होता। ठीक है, अगर आप बिल्कुल कांच के बीकर में इसको स्टैंड स्टिल कर दो, फुल भर दो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें ये भरा भी हुआ है। इतना क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका -114 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -114 डिग्री सेल्सियस, उस पे जाके ये फ्रीज़ होता है। तो जैसे आपने थर्मोमीटर्स देखे हैं ना, थर्मोमीटर में हम अल्कोहल थर्मोमीटर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लो टेम्परेचर मेज़र करने हैं तो आप ना तो मरकरी का यूज़ कर पाओगे, ठीक, वाटर का तो यूज़ आप ज़ीरो से नीचे ही नहीं कर पाओगे। तो फिर कौन से थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं? अल्कोहल थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जनरली इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 78 डिग्री सेल्सियस। स्मेल, बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है इसकी। और टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग, मतलब जला देने वाला। अगर आप जीप पे इसको टेस्ट रखोगे तो ये आपको थोड़ी सी जलन सी महसूस होएगी। ठीक है। और मिसिबल इन वाटर मीन्स ये पानी में क्या हो जाता है, इजीली घुल जाती है। यार अल्कोहल आपने देखी होगी, शराब आपने देखी होगी, पानी में मिला के ही पी जाती है ना, या सोडा में मिला के पी जाती है। तो वो क्या होता है, और यहाँ पीने की एडवाइस बिल्कुल नहीं दी जा रही, जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। तो मिसिबल होते हैं वाटर के अंदर, मीन्स पानी में अच्छे से घुल जाएंगे। और इथेनॉल की पीएच की बात करें तो ये क्या होती है? न्यूट्रल होती है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। इनफैक्ट जितने भी आपके अल्कोहलिक कंपाउंड्स होते हैं, अल्कोहल्स जितने भी होते हैं, इन जनरल जो अल्कोहल होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल ही होते हैं। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अच्छा, एक उससे पहले कुछ चीज़ें हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानी जाती हैं जिसमें आपके इथेनॉल का ही यूज़ किया जाता है। जैसे पहला है आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है? यही कमर्शियली अल्कोहल के फॉर्म में ये बिकता भी है बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, 95% आपका इथेनॉल होता है और 5% वाटर होता है। ठीक है, क्लियर है? इथेनॉल मिक्सड विद 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, और इसको एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारा 100% इथेनॉल होता है। उसमें हमारा 100% इथेनॉल होता है। और एक तीसरी चीज़ ये है डी नेचर्ड अल्कोहल, ये आपसे पूछ भी ली जाती है, डी नेचर्ड अल्कोहल क्या होता है भैया? इथेनॉल के अंदर आप इनमें से किसी चीज़ को भी मिला दो, मिथेनॉल, कॉपर, पायरिडीन, और ये ब्लू डाई बाद में मिलाई जाने लगी। ठीक है, कॉपर अगर मिलाते हैं इथेनॉल में, आप कॉपर को मिलाओगे तो ब्लू डाई मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपर के कारण ब्लू कलर इम्पार्ट हो जाता है। अब क्यों किया गया था ये? पहली चीज़, ये पॉइजनस होती है, ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है ये। मतलब ड्रिंक आप करोगे तो आप उठोगे ही नहीं, आपको तो वैसे भी नहीं करनी। मतलब कोई अगर पर्सन इसको ड्रिंक करता है तो वो सुबह तक उठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो परमानेंटली सो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो, डीनेचर्ड अल्कोहल जो है इसको क्यों पॉइजनस बनाया गया है, इसको पर्पसफुली पॉइजनस बनाया गया है। रीज़न ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, टैक्स स्ट्रक्चर। अब इथेनॉल है, शराब बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। आपने कोविड के टाइम पे देखा भी होगा, सारे जो
वाइन शॉप्स थी वो सारी की सारी ओपन थी, है ना। चाहे आपके मेन सामान की दुकान ओपन नहीं थी लेकिन वाइन शॉप्स ओपन थी। तो इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है लोगों के लिए, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आई, जब हम इसको इंडस्ट्रियली भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टैक्स अलग होता है। जब आप इसको एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एज अ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फॉर कंजप्शन, ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूमिंग के लिए आप पीने के लिए यूज़ करते हो, तो उस पर टैक्स अलग होता है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ पे टैक्स कम होता था, तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ पे टैक्स कम होने के कारण सारे के सारे इसको इंडस्ट्रियली मंगा के और फिर पीने लगे। तो ये चीज़ जब गवर्नमेंट ने देखा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको पॉइजनस कर दिया, ठीक है, ताकि अगर अब बंदा ये पीता है तो वो मरी जाएगा। और इसमें ब्लू कलर की डाई भी इसीलिए मिलाई गई थी ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सी इंडस्ट्रियल है और कौन सी आपकी जो वाइन शॉप्स हैं उनके लिए। क्लियर, क्योंकि वाइन शॉप्स पे जो जाओगे वहाँ पे जो टैक्स लगता है वो ज़्यादा लगता है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन टैक्स जो होता है उन पर्पसेस के लिए वो टैक्स कम लगता है। तो वहाँ से लेके और पीना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, इसलिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लू डाई मिलाई। अगर आप इथेनॉल में कॉपर मिला देते हो तो वो ब्लू कलर अपने आप आ भी जाएगा। अच्छा, ये फिट क्यों नहीं है पीने के लिए भैया, इसमें मिथेनॉल होता है। मिथेनॉल आपने कई बार ये भी सुना होगा कि बिहार की काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी, बिहार की लोगों ने वो गांव में क्या होता है कच्ची शराब निकाल लेते हैं ना, कच्ची शराब निकालने के कारण वो पी और उसके कारण डेथ होगी। अब जो कच्ची शराब होती है उसमें मिथेनॉल ही होता है। अब मिथेनॉल जब आप पियोगे, उसको कंज्यूम करोगे, वो हमारे लीवर में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो मिथेनॉल बन जाता है। और मिथेनॉल क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स को कोएगुलेट कर देता है। वो सेल्स को क्या कर देता है, कोएगुलेट कर देता है। कोएगुलेट करने का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो कि सोलिडिफाई कर देगा। जैसे एग को हम बॉईल करते हैं तो उसका कोएगुलेशन होता है, ठीक है ना। कोएगुलेट करता है वो, वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है। रो एग तो कच्चा अंडा जो आप लोगे वो तो आपका अंदर से क्या होगा, लिक्विड होगा और सेमी सॉलिड सा होगा। लेकिन जब आप उसको बॉईल कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कोएगुलेट हो के सॉलिड हो जाता है। सिमिलरली आपके सेल्स में जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है, मिथेनॉल उसको क्या कर देता है, कोएगुलेट कर देता है। तो जिसके कारण डेथ भी हो सकती है, हो क्या सकती है, हो ही जाती है ठीक है। तो इसीलिए डीनेचर्ड अल्कोहल जो होती है वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी होती, ठीक। और जो कच्ची शराब होती है उसमें इथेनॉल ना बन के मिथेनॉल बन जाता है, सही टाइम से पकाई नहीं जाती। तो ये रीज़न होता है। चलो अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हमने की भी हुई हैं, ठीक है। अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर देख लिया है तो आपको ये बड़ी इजी लगेगी। कंबशन रिएक्शन, अब इथेनॉल भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है ना। इथेनॉल क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और कल मैंने आपको जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओ तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बहुत अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी, है ना। फ्लेम के साथ बर्न करता है और ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न करता है। ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम कब आती है, जब आपका कंप्लीट कंबशन होता है और क्लीन होता है ना। तो ये इथेनॉल का आपने कंबशन कराया। इथेनॉल भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन ही है। अगेन बैलेंस आपने करनी है, बैलेंस कर लेना भाई, क्लियर है। बैलेंसिंग में कोई ज़्यादा सीन नहीं है। तो इसीलिए ना इथेनॉल को हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ब्लू फ्लेम निकालता है, बहुत क्लीन फ्यूल है। और इसके कंबशन से देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो निकल रहा है, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। ऑल दो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है बट इतनी ज़्यादा नहीं। तो इसलिए उसमें इथेनॉल अब मिलाया जाने लगा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग आपने सुना होगा, आपने जितने व्हीकल्स भी देखे होंगे उस पर भी कहीं ना कहीं E10 है ना, E20 करके लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, E10 का मतलब क्या होता है, जितना आपका पेट्रोल था उसमें अब 10% इथेनॉल बना दिया गया है। मतलब 90% पेट्रोल है और 10% इथेनॉल है। और अभी चलो आगे डिस्कस करता हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आपने पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, दोबारा से लिखते हैं CH3CH2OH। जब आप इसको, मेरे को बस यहाँ पे ये कमेंट कर दो मेरे लिखने से पहले कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या यूज़ करते हैं ताकि मुझे भी पता चले आप पिछले लेक्चर्स देख भी रहे हो या नहीं, ठीक। तो चलो भाई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एसिडिफाइड K2Cr2O7 का यूज़ कर सकते हो, या आप एल्केलाइन
KMnO4 का यूज़ कर सकते हो और यहाँ से आपको क्या मिलेगी, 2 मोल नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन जाएगा, CH3COOH, CH3COOH, और 2 हाइड्रोजन निकली हैं, यहाँ से 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके वो क्या बना लेगी, वाटर बना लेगी। ये आपका क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। अगर किसी को लग रहा है सर बड़ी जल्दी जल्दी ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेटा ये रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अगर आपको जल्दी लग रहा है तो उस कारण से लग रहा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जून के महीने में, मई जून के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है ना। जब आप पानी कंज्यूम नहीं करते ज़्यादा तो आपकी बॉडी में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। मीन्स बॉडी से पानी क्या हो गया, कम हो गया। उसी तरह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, इथेनॉल से अगर आप पानी निकाल दो, CH3CH2OH, ठीक है, इथेनॉल से आप क्या कर दो, पानी निकाल दो। अब कैसे निकलेगा सर पानी, कौन सी चीज़ पानी निकालेगी, है ना, इथेनॉल से। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा कंसनट्रेटेड H2SO4 का। कंसनट्रेटेड H2SO4, इसको आप हीट करा दो जनरली लगभग 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये वर्क करता है एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। तो इसमें से क्या कर देंगे, पानी निकाल देंगे। ये रहा पानी, ठीक है, ये निकाल दो, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको ऐसे। पानी अगर आप निकालोगे, 2 कार्बन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे आपके पास, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वेरी गुड, इथीन बन जाएगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल गया, ये पानी निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, CH3CH2OH इथेनॉल को रिएक्ट कराया जाता है सोडियम के साथ। अब सोडियम मेटल है, यहाँ से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी जो होती है वो सोडियम की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, ये आपको पता है ना, रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो ये चीज़ आपको पता है, सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA प्लस क्या निकल गया, आपके हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये क्या बना, ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी आपकी, 4 रिएक्शन थी, ध्यान रखनी है, बड़ी इजी रिएक्शन है, क्लियर। तो नेक्स्ट देखो क्या होता है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में 5% आपका क्या होता है, वाटर होता है। यूज टू मैन्युफैक्चर पेंट्स, पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में वार्निश, वार्निश क्या होती है, पता है बेटा आपको वार्निश क्या होती है। आपने कभी भी अगर आपके घर में कोई वुडन वर्क हुआ होगा, लकड़ी का कोई काम हुआ होगा, तो उसके बाद ना उस पर पॉलिश की जाती है ना, जो उसको प्रोटेक्ट भी करके रखती है और उसको शाइन भी देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वार्निश बोलते हैं। उसको पेंट नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में बात करें तो पॉलिश बोल देते हैं ना, कि लकड़ी वाली पॉलिश ले आओ, तो उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, वार्निश। परफ्यूम्स बनाने का काम आती है, डाइज, मेडिसिन्स, इन सब में काम आता है। ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही काम आता है, बियर, वाइन, विस्की, रम, इन सब में क्या होता है, अल्कोहल होता है। फिर से कह रहा हूँ कि पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपकी बॉडी को ख़राब ही करेगा, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। यूज टू मेक ब्लेंडेड पेट्रोल, मीन्स पेट्रोल प्लस इथेनॉल। ब्लेंडेड पेट्रोल का मतलब क्या है, पेट्रोल प्लस इथेनॉल। जैसे अभी मैंने बात की थी E10, E20, है ना, ये सब पेट्रोल में अब क्या मिलाया जाने लगा है, इथेनॉल मिलाया जाने लगा है। रीज़न क्या है, टू रिड्यूस हार्मफुल कंटेंट। आपके जो पेट्रोल जब बर्न करता है, पेट्रोल का कंबशन होता है, जो उससे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उसको कम करने के लिए इथेनॉल मिलाया जाता है। क्योंकि इथेनॉल जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलता है, वाटर निकलता है ना। इसके कंबशन से इसको आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये नॉन हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल दो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती जितना ज़्यादा पोल्यूटेंट्स पेट्रोल के कंबशन से निकलते हैं, ठीक। तो आपके E10 है ना, E20, रिसेंटली अगर आपने कोई व्हीकल परचेज़ किया है तो उसमें E10, E20
कुछ ना कुछ लेबल होगा उस पर। इसका मतलब क्या है, E10 का मतलब क्या है, इसके अंदर 10% क्या है, इथेनॉल है। इसके अंदर 10% क्या है, इथेनॉल है, और इसके अंदर क्या है, 20% इथेनॉल है। ठीक है, और बाकी 90% यहाँ पे पेट्रोल होगा, 80% आपका पेट्रोल होगा। ब्लेंडेड पेट्रोल कहाँ से शुरू हो जाता है, 5% से लेके आप 100% तक। ठीक है, इथेनॉल कितना होगा उसमें, 5% से, मतलब E5 से E100 तक ऐसे लिखा जाता है। क्लियर। तो एक सैड न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने 2025 से, गवर्नमेंट कह रही है कि हम E20 मैंडेटरी कर देंगे। E20 मैंडेटरी करने का मतलब आपकी जो गाड़ियाँ होंगी उसके अंदर जो अब पेट्रोल आप पेट्रोल पंप से लोगे उसके अंदर 80% पेट्रोल होगा और 20% क्या होगा, आपका इथेनॉल होगा। अब इससे सैड न्यूज़ क्यों है सर, अगर आपके पास पुराने व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल पे रन करते हैं, 2 व्हीलर्स तो देखो पेट्रोल पे ही रन करते हैं, अगर 4 व्हीलर्स भी हैं जो लगभग 2 साल पुराने हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, क्योंकि वो E20 के कंपेटिबल नहीं होते। क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ 1-2 साल पहले ही कार मैन्युफैक्चरर्स को बताया है कि अपने जो आप गाड़ियाँ बना रहे हो वो E20 कंपेटिबल बनाओ। तो जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने 1-2 साल से ही E20 कंपेटिबल व्हीकल बनाने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अब वैसे तो गवर्नमेंट का ये प्लान 2030 में था, 2030 में हम E20 लागू करेंगे, बट उन्होंने न्यूज़ बता रही हैं कि अभी 2025 से ही गवर्नमेंट का ये प्लान है। अब इससे सैड न्यूज़ अगेन, रीज़न, भैया आपकी गाड़ियाँ थोड़ी सी, देखो इथेनॉल जो होता है वो करोजिव भी होता है, इथेनॉल करोजन भी करता है। तो आपके गाड़ी के जितने भी पार्ट्स जो डायरेक्टली फ्यूल के लिंक में हैं उन पे करोजन, वो करोड हो सकते हैं, वो वियर एंड टियर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पिस्टन रिंग्स हो गई, सब कुछ, फ्यूल पाइप्स होगी जितनी भी, तो मैकेनिक पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी गाड़ी की माइलेज तो ड्रॉप होनी है। ठीक है, माइलेज क्यों ड्रॉप होनी है, अरे पेट्रोल ही ड्रॉप हो गया ना उसमें, अब 80% पेट्रोल आएगा तो माइलेज तो ड्रॉप होएगी, पेट्रोल से ही माइलेज निकलती थी। तो चलो, ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। अब हम सिलेबस पे वापस चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COH, कमर्शियली आप इसको, कॉमन नेम इसका क्या कहते हो, एसिटिक एसिड। अब बच्चे एसिटिक एसिड को ही विनेगर बोलते हैं एक्चुअली। देखो सामने लिखा हुआ है विनेगर में क्या फ़र्क होता है, विनेगर के अंदर आपका 5 to 8% क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसको एसिटिक एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, पानी मिला दो इसमें, डाइल्यूट कर दो, जिसके अंदर 5 to 8% क्या हो, एसिटिक एसिड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं, जिसको पिकल्स की प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड अगेन क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है, ये भी मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप इसका टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से कम कर दो तो ये फ्रीज़ हो जाएगा, सोलिडिफाई हो जाएगा। कैसे सॉलिड बनाता है ये ना बर्फ़ जैसे सॉलिड्स बनाता है। क्रिस्टल्स जो इसके बनते हैं वो आइस लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, इसी रीज़न से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस। और मिसिबल इन वाटर, हाँ होगा, पानी में घुलेगा, देखो घोल तो रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है डाइल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, पानी में घुलेगा ये। और विनेगर क्या होता है, आपने देखा ही होगा, घरों में सिरका होता है। क्लियर। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें पहली है हमारी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जो आपका इथेनोइक एसिड है CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ और अगर इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाए, है ना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से हमें रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन बता देता हूँ, फिर आप प्रोडक्ट अपने आप एक बार बना के देखो कैसी होती है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप बना सकते हो ना, CH3CO- H Na प्लस CO3 माइनस, कैटायन एनायन का क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, कैटायन एनायन का एक्सचेंज कर दो, तो CH3COO Na हो जाएगा, CH3COO Na प्लस साथ में क्या निकलेगा, अब H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है जो डिसोसिएट हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो गैस फॉर्मिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सेम काम यहाँ पे भी होगा। ठीक, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2, इसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट।
ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें इजी थी और इसीलिए मैं लिख के भी लेके आया हूँ, एडवांस में ही मैं लिख के लेके आया हूँ ताकि आपका टाइम बचे। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, जो काम हम आधे घंटे में कर सकते हैं उस पर 1 घंटा क्यों लगाना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद बेस। अब जल्दी से बता दो ये रिएक्शन कैसी होगी। भैया आप किसकी रिएक्शन करा रहे हो, CH3COOH, क्या है ये, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस से कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, सोल्ट और वाटर बनेगा। रिएक्शन कैसी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट आपने लिख लिए होंगे। न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही होती है। तो फिर से क्या बन जाएगा, CH3COONA, है ना, यहाँ पे यही बनेगा भाई। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, बेस के साथ रिएक्शन हो रही है आपकी। अगेन नाम क्या है इसका, सोडियम इथेनोएट। मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो वो बिल्कुल ही सेम है जैसे आपने इथेनॉल में पढ़ी थी। CH3COOH प्लस सोडियम से अगर आप इसको रिएक्ट कराओगे CH3COONA, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना, ये किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। चेक कैसे करना है, आपने हाइड्रोजन गैस का भी टेस्ट पढ़ा हुआ है, कैसे करते हैं हम टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का भी टेस्ट किया हुआ है, इसके पास फ्लेम ले आओ, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगी वो, मिल्की कर देती है। किसको कर देती है, कमेंट करके बता दो, है ना, बस मैंने हिंट दे दिया, मिल्की कर देती है, टेस्ट आपने पढ़े हुए हैं। तो यूजेस की बात करें इथेनोइक एसिड की, सेल्यूलोस एसीटेट मीन्स सिंपल सी बात है, रेयन बनाने के काम आता है। रेयन क्या होता है, एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है, या सिंथेटिक फाइबर आप इसको कह सकते हो, रेयन, एंड इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एसीटोन एंड एस्टर। एसीटोन एक कंपाउंड होता है जिसका IUPAC नेम क्या है, प्रोपेनॉन है, और एस्टर बनाने के क्या काम आता है, एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, फूलों के अंदर खुशबू वगैरह जो होती है, परफ्यूम्स बनाने के काम आते हैं एस्टर्स आगे। क्लियर, एस्टर की इतनी बात हो रही है तो हमारे सिलेबस में है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, एस्टरिफिकेशन क्या होती है। अब देखो इसको हम पढ़ लेंगे। मेन देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अब मैं इसको रिएक्शन लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कि अगर आप रिएक्शन करा दो अल्कोहल के साथ तो आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। आपका क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब ये कराने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा अगेन कंसनट्रेटेड H2SO4, और इसको हीट करनी पड़ेगी। ये क्या काम करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा, वो वाटर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है ना, वाटर क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या था, RCOOH, अल्कोहल का R- ले लेते हैं, R-OH। तो होगा क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपके पास, तो क्या करना है, पानी निकालना है। अब पानी कैसे निकलेगा, पानी कैसे निकलेगा, यहाँ से आप OH निकाल दो और यहाँ से आप क्या कर दो, ये H निकाल दो, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, पानी तो आपका ये निकल गया। रह क्या गया, RCOOR, RC ऐसे लिख लेते हैं, OR, यही क्या है आपका एस्टर। IUPAC नोमेनक्लेचर की जब क्लास थी मैंने वहाँ पे एस्टर का ये जनरल फॉर्मूला बताया था। IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कराया क्योंकि आपके सिलेबस में नोमेनक्लेचर नहीं है, बट एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन है, इसलिए वहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आ गई ये रिएक्शन। अब देखो हमारे सिलेबस में जो एस्टर है हम उसको बना लेते हैं। सिलेबस में रिएक्शन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा अभी हमने पढ़ा, इथेनोइक एसिड, कौन सा पढ़ा, इथेनोइक एसिड, तो लिखो इथेनोइक एसिड। अल्कोहल कौन सा पढ़ा अभी, वेरी गुड, इथेनॉल, C2H5OH, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करा दो, हीट करा दो। अब करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने OH हटाना है, अल्कोहल से इथेनॉल से आपने H हटाना है, तो ये वाटर निकाल दो भाई सबसे पहले काम, बाकी को जोड़ दो, जो बच गया CH3COO C2H5, CH3CO, ये तो यहाँ से आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, O C2H5,
ये आपका क्या बन गया, एस्टर। ये आपका क्या बन गया, एस्टर। इसका नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, आप इसी का नाम याद कर लो, कैसे लिखना है वो भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है। और इनकी मीठी खुशबू होती है, स्वीट स्मेल होती है, इसीलिए ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। और नेक्स्ट है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट, लास्ट टॉपिक है हमारा। अब सोप भी आपको पता है, डिटर्जेंट भी आपको पता है क्या होता है, क्या काम होता है इनका। क्लिनजिंग एक्शन का काम करते हैं, सफाई का ये काम करते हैं ना, कपड़ों से दाग धब्बे जो लग जाते हैं, ऑयल वगैरह के दाग लग गया, हल्दी वगैरह का दाग लग गया है ना, तो कोई भी चीज़ हो या डस्ट लग गई आपकी इन जनरल, बाहर से चल के आते हो, पोल्यूशन इतना होता है, मिट्टी वगैरह लग गई है ना, तो उन सबको साफ़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट का। अब दो चीज़ें हैं, सोप और डिटर्जेंट, फ़र्क क्या होता है, ठीक है। सोप्स में और डिटर्जेंट में फ़र्क क्या होता है, सोप से हम नहाते हैं, डिटर्जेंट से हम कपड़े धोते हैं, है ना। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क नहीं होता, देखो सोप्स क्या होती हैं, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स जो होती हैं वो सोडियम का या पोटेशियम का सॉल्ट होंगी, किसका, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिन्हें हम फैटी एसिड भी बोलते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, फैटी एसिड भी बोला जाता है। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट भी सोडियम और पोटेशियम के तो सॉल्ट होंगे, लेकिन वो किसके सॉल्ट होंगे, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या सिर्फ और सिर्फ आप सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA, इनका जनरल फॉर्मूला होता है RSO3Na। यहाँ पे SO3 क्या है, ये सल्फोनिक ग्रुप है। जो सोप्स जो होती हैं वो स्ट्रेट चेन होती हैं, ठीक है। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड चेन होते हैं। अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का फ़ायदा क्या है, देखो स्ट्रेट चेन के कारण ना ये ईजीली क्या हो जाती हैं, मतलब बैक्टीरियल एक्शन ना, बैक्टीरिया इनको ईजिली बायोडिग्रेडेबल होती हैं, इन द सेंस एक वर्ड में अगर हम बोले क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं, बैक्टीरिया इनको जल्दी ईटअप कर लेते हैं, इनको डिकम्पोज कर देगा। ब्रांच चेन होने के कारण ये ज़्यादा जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मीन्स इनको, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपका वाटर पॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे डिटर्जेंट्स, ये फ़र्क होता है। तो डिटर्जेंट के बारे में आपको इतनी ही बातें जाननी थी, डिटर्जेंट हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सोप्स है तो सोप पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सा। सोप्स हमारे सिलेबस में जो सोप्स हैं वो कौन सी हैं, सोडियम स्टेरेट जनरली तो यही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखना C17H35COONA, और सोडियम पैल्मिटेट C15H31COONA। तो ये देखो सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। लॉन्ग चेन देखो 17-15 है ना, 17 कार्बन 15 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है एक सोप की, सोप का मोलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, सोप का एक मोलिक्यूल शो किया गया है, ऐसे हम शो करते हैं, और भी जितनी लंबी होगी उतनी लंबी ये क्या बनती चल जाएगी, आपकी चेन बन जाएगी। ओहो क्या था ये क्या हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है भाई, है ना, सॉफ्टवेयर में। तो ये क्या आपका सोप मॉलिक्यूल। तो देखो अब ये जो पार्ट होता है, ये इसे हम बोलते हैं हेड। ये क्या है, हेड। और हेड क्या है, पोलर है। पोल्स दिखाई दे रहे हैं, पोल्स कहाँ से दिखाई दे रहे हैं, है ना। पोलर कहने का क्या मतलब है, पोलर मीन्स पोलैरिटी, चार्ज प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। और ये जो पीछे की आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेल। आई डोंट नो क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, टेल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हेड और टेल के बारे में। हेड जो होता है आपका पोलर होता है, अभी बताया आपको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण ये क्या होता है, पोलर होता है। टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है, इसमें सारे के सारे तो कार्बन है ना, कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो तो नॉन पोलर है। हेड पोलर होने के कारण ही क्या है, हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। जी हाँ, वाटर क्या होता है, पोलर होता है, अगर आपको नहीं पता अभी तक। और टेल नॉन पोलर है तो ये हाइड्रोफोबिक होती है, ओ सॉरी हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी से प्यार करने वाला, ठीक है। वाटर लविंग, इसका अगर मतलब देखो तो क्या है, वाटर लविंग। फोबिक मतलब
पानी से दूर भागने वाला, ठीक है। जो टेल है वो पानी से दूर भागती है, जो हेड है वो पानी के पास जाता है। मीन्स अगर हम ऐसे बनाएं तो ये क्या बन गया, आपका हेड होगा, ये तो पानी के पास जाएगा, ये जो टेल है ये पानी से दूर भागेगी। तो हेड क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, जबकि टेल जो होती है वो सोल्यूबल होती है ऑयल, ग्रीस, जो भी आपकी डर्ट जिस भी तरीके की हो सकती है। जनरली यही होता है। डर्ट में डर्ट के साथ आपकी क्या चिपकती है, टेल चिपकती है। डर्ट के साथ क्या चिपकती है, टेल चिपकती है, ठीक है। तो ये जनरल आपका एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम सोप मॉलिक्यूल को कैसे दिखाते हैं, कैसे दिखता है। अब बनती कैसी हैं सोप्स, है ना। अभी हमने सोप्स की क्या बात की थी, दीज आर द सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड की। अब देखो, उससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आपके नोट्स ख़राब ना हो भाई। और ये सेव हो गया, ठीक है। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन मीन्स सोप कैसे बनती है। पहली चीज़ तो बहुत से टीचर आपको ये पढ़ा देते हैं स्कूल में कि ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की उल्टी है ना। दिस इज़ द रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ऐसा नहीं है बेटा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की उल्टा नहीं है ये। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या थी, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाओगे तो आपको एस्टर और वाटर मिलेगा। इसका उल्टा करने का मतलब क्या है, वाटर और एस्टर को आप मिला दो कंसनट्रेटेड एसिड की फॉर्म में, तो आपको ये क्या दे देंगे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। रिवर्स तो इसका यही हुआ ना। लेकिन अब देखना यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, RCOOR-। ये क्या है आपका, एस्टर, है ना। ये क्या है, एस्टर, NaOH, और ये डिज़ोल्व होता है आपका वाटर में। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से ये ग्रुप अलग हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, R-OH। तो एस्टर से आपको क्या मिला, अल्कोहल तो मिला, वेरी गुड, अल्कोहल तो मिला, बट और क्या बच गया, और जो भी बचा उसको जोड़ दो, RCOONA, है ना। RC OONA, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, सोप, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोप। तो बेटा अगर आप एस्टेरिफिकेशन का उल्टा करते तो आपको अल्कोहल के साथ क्या मिलता, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल के साथ आपको क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट मिल रहा है। इसीलिए इसको हम रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन नहीं बोलते, इसको बोला जाता है दिस इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी के साथ तोड़ना। अब पानी से, अकेले पानी से एस्टर नहीं टूटता, तो उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, NaOH। NaOH क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक के लिए क्या वर्ड होता है, जो बेस पानी में घुलते हैं उनके लिए क्या वर्ड होता है, एल्केलाइन, ठीक है ना। एल्कली वर्ड होता है, वहीं से क्या बना है, एल्केलाइन। तो दिस इज द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कि पानी के अंदर बेस मिला के एस्टर को हमने तोड़ दिया है, और जब एस्टर टूटा तो आपको क्या मिला, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज कॉल्ड सोप। तो अगर आपसे कोई भी कहता है कि स्पोनिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन का उल्टा है, नहीं, स्पोनिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन का उल्टा नहीं है। तो हमारे सिलेबस में जो एस्टर था उसको तोड़ के देख लेते हैं। तो हमारे सिलेबस में क्या था, CH3COOC2H5, है ना, OC2H5, यही एस्टर अभी हमने प्रिपेयर किया था। तो इसको तोड़ो भाई, कैसे तोड़ोगे, NaOH के साथ, किस में, पानी में घुला हुआ होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा। जैसे आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो मिलाओ इसको, क्या बना, C2H5OH, C2H5OH क्या बन गया, इथेनॉल। क्या बन गया, ये इथेनॉल बन गया। प्लस क्या बच गया, CH3COONA, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट, जो भी बोलना चाहो, ये क्या है, सोप है। लेकिन हमारे सिलेबस में हम कौन सी है, लार्ज चेन लेते हैं, तो बड़े बड़े कार्बन लेते हैं, ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं। तो वो कौन थी आपकी,
क्या फॉर्मूला था? C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो ये थी आपकी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, बहुत इजी है। तो चलो अब देखो ये साफ़ सफाई कैसे करती है ना, सोप बना तो ली, अब ये साफ़ सफाई कैसे करते हैं। तो इसमें देखो फ़ोटो में, बहुत अच्छी फ़ोटो है, नेट से आपको मिल जाएगी। ये टेल है और ये क्या है? हेड। हेड आपको पता है कैसा होता है? वाटर लविंग, सिर को पानी पसंद है ना। और ये जो टेल है ये पानी से दूर भागती है। तो ये आपका कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई ग्रीस के आपके डर्ट लग गई है, ठीक। तो अब ये जो टेल होगी, देखो अगर मैं पानी के सरफेस पे बात करूँ ना, पानी का जैसे ये सरफेस है, अभी इसी इमेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी और पर्पज़ के लिए। पानी का सरफेस है, पानी के सरफेस पे जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल का हेड तो ऐसे रहेगा और टेल ऐसे रहेगी। हेड ऐसे रहेगा, टेल ऐसे रहेगी। अगर बिल्कुल सरफेस पे बात करते हो आप, सोप डालते हो सरफेस पे पानी के, तो ऐसे रहता है। क्यों? पानी किसको पसंद है? हेड को पसंद है, तो हेड पानी की तरफ हो गया, टेल पानी से दूर भाग रही है, ये काम होता है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ग्रीस के कांटेक्ट में आपकी सोप आएगी, तो ग्रीस से क्या होगा? टेल वाला पार्ट जो है वो ग्रीस के कांटेक्ट में आ जाएगा, और पानी के कांटेक्ट में कौन रहेगा? आपका हेड वाला पार्ट, क्योंकि उसी को पसंद है। तो धीरे धीरे करते करते ग्रीस के साथ ये सारे का सारा सोप के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? आपके अटैच हो गए। अब ये अटैच हो गए तो इसको धीरे धीरे क्या करेंगे? खींचना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे देखो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, खींच रहे हैं। खींचते खींचते अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सब साइड से खींचेंगे तो ये स्पेरिकल फॉर्म ले लेती है, स्फेरिकल फॉर्म ले लेती है। इसे हम बोलते हैं मिसल। इसे क्या बोला जाता है? मिसल फॉर्मेशन। और देखो यहाँ से अब आपके सरफेस से ये ग्रीस क्या है? हट गया है। और पानी के साथ जैसे ही आपको वॉश करोगे, ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। सरफेस से तो हट गया ना, अब ये किस में आ चुका है? पानी में आ चुका है, वॉश आउट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो देखा क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है कि जो आपका टेल वाला पार्ट है वो आपके डर्ट से चिपक जाता है, डर्ट ग्रीसी हो, ऑयली हो, ठीक। जैसे तो इसी कारण से ना कभी आपके कपड़े पे ना आप ऑयल लगा दो, खाली आपका पानी से नहीं उतरेगा वो, आपको सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जो क्योंकि जो भी आपके ग्रीस होते हैं, ठीक है, वो किससे चिपकते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट से, हाइड्रोफोबिक पार्ट से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्पोनिफिकेशन सोप्स के बारे में। और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोप, डिटर्जेंट ओवर सोप। मतलब डिटर्जेंट के सोप से फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या है। देखो एडवांटेज तो ये है कि आपका डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हो। सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ लेदर फॉर्म ही नहीं करता, झाग नहीं बनाता। ठीक है, हार्ड वाटर आपने पढ़ा होगा ना, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की क्या पाई जाती हैं? इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। तो डिटर्जेंट वहाँ पे लेदर फॉर्म करेगा, मीन्स झाग बनाएगा, सोप आपका झाग ही नहीं बनाएगा। तो आप जितना मर्जी सोप लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, जब तक पानी की हार्डनेस नहीं ख़त्म होगी ना, तब तक आपके सोप में झाग नहीं बनेंगे। तो आपकी सोप वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक कंज्यूम हो जाएगी, तो उसके लिए फ़ायदा नहीं होता, तो आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। दूसरी बात, डिटर्जेंट ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डिटर्जेंट जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में आप यूज़ कर सकते हो, जबकि सोप्स को आप एसिडिक मीडियम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, जो आपके वुलन क्लोथ्स होते हैं उनमें जो डाई यूज़ की जाती है वो एसिडिक होती है, तो आप वुलन क्लोथ्स को साबुन से नहीं धो सकते। ठीक है ना, डिटर्जेंट से धोते हैं, और बल्कि उनके लिए तो खास आता है स्पेशल, ईजी है ना, ईजी करके एक ब्रांड है उसका आता है, उससे हम क्या करते हैं? वॉश करते हैं। तो ये थी कुछ एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है इसकी मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। डिसएडवांटेज क्या है? देखो डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो ब्रांच चेन होते हैं, सोप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रेट चेन होती हैं। तो ब्रांच चेन होने के कारण ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिटर्जेंट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाता, तो ये क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूट करके रखते हैं, पानी में लंबे टाइम तक ये पड़े रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। जबकि सोप्स स्ट्रेट चेन होती हैं, स्ट्रेट चेन होने के कारण बैक्टीरिया इसको ईजिली डिकम्पोज कर देते हैं, तो ये सोप डिकम्पोज हो जाएंगी तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आपके और भी कोई डाउट हैं या किसी को कुछ और चाहिए तो वो बता देना भाई, लेकिन मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कल से या परसों से आपकी क्या आ जाएगी, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।